टीवी 20 न्यूज के इस फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरे विश्व में कोरोना महामारी के उपचार के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जिससे वैक्सीन का इजाद कर कोरोना से लोगों को राहत दिया जाए। तो वही अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्ट जो बाइडेन ने कैमरे के सामने फाइजर कोरोना वैक्सीन लिया। उन्होंने लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। आइए सुनाते हैं कि वो अपने लाइव कार्यक्रम में वैक्सीन लेते हुए क्या कुछ कहा। The scientists and the people who put this together, the frontline workers, the people who were the ones who actually did the clinical work, it's just amazing. And I wish we had time to take you through the whole hospital to see how busy and incredible you all are. And we owe you big. We really do. It doesn't matter. And one of the things is that I think that the administration deserves some credit getting this off the ground, Operation Warp Speed. What I want to say also think that an awful lot. It's worth saying that there's great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot. So is Jill. She's had her shot earlier today. She loves shots, I know, but I've had so many. But at any rate, is that for me? My next visit. And but the important thing is that it's worth stating that this is just the beginning. लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं और ये बात सही भी है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, जबकि कुछ लोगों द्वारा इस पेशे को व्यवसाय बनाया गया है। लेकिन आज भी जनपद व देश में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो व्यवसाय कम सेवा ज्यादा करते हैं। ऐसा एक मामला आजमगढ़ के तिवारीपुर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीके पटेल के क्लिनिक में देखने को मिल रहा है, जहां गरीब और असहाय लोगों का भी इलाज मुफ्त में किया जाता है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में खुशबू की तरफ फैल रही है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीके पटेल ने अब तक सैकड़ों लोगों का इलाज मुफ्त में किया है। लाचार मरीजों की मुफ्त सेवा ही डॉक्टर वीके पटेल की जिंदगी का मकसद बन गया है। वो कहते हैं इससे बड़ा कोई सुकून नहीं मिलता। लोग रोते हुए आते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। आजमगढ़ को अपना कर्म भूमि बनाए हुए वीके पटेल जौनपुर जिला के कुदनापुर गांव निवासी हैं। उनके 3 भाई चिकित्सक हैं जो बड़ी ही ईमानदारी से गरीबों की सेवा करते हैं। डॉक्टर वीके पटेल को गरीबों व बेसहारा से खासा लगाव है। वह आसपास के क्षेत्रों से ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो जरूरतमंद हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। वो खुद वहां पहुंचकर उस बच्चों का इलाज करते हैं। डॉक्टर वीके पटेल ने कुदनापुर गांव के 50 बच्चों को गोद लिया है। समय समय पर उन 50 बच्चों को कॉपी किताब सुई दवाई के साथ साथ समय समय पर टीकाकरण करते रहते हैं। डॉक्टर वीके पटेल आजमगढ़ के तिवारीपुर में एक हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। शिव प्रकाश की पत्नी वालिदपुर मढ़िया निवासी को 17 नवंबर 2020 को लड़का पैदा हुआ। कम समय 7 माह में ही लड़का पैदा हुआ। कम समय में पैदा हो जाने पर लड़के की तमाम समस्या व सांस लेने में तथा पूरे अंग को ना विकसित होने की समस्या थी। गरीब माँ बाप लड़के को लेकर रेनबो हॉस्पिटल गए, जहां अपनी आबीती बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीके पटेल को बताया। डॉक्टर ने निर्णय लिया कि जब तक लड़का पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाएगा तब तक इसका इलाज निःशुल्क हम करेंगे। काफी समय के बाद आज लड़के को NICU रूम से बाहर निकाला गया। लड़के को पाकर माता पिता के चेहरे खुशी से खिल उठे। शिव प्रकाश ने कहा कि सचमुच में डॉक्टर भगवान होते हैं। हमारी गरीबी को देखते हुए डॉक्टर साहब ने जो नेक कार्य किए हैं उनको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे डॉक्टर को कोट कोट प्रणाम हम करते हैं। डॉक्टर वीके पटेल ने मानवता की नई मिसाल पेश की है। महीनों से 7 माह के बच्चों का आज तक निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। क्या कुछ कहा डॉक्टर वीके पटेल ने, आपको सुनवाते हैं। और आज से लगभग 1 महीने पहले 17 नवंबर को एक प्री टर्म बच्चा आया था मेरे पास, गांव से आया था और उनके पास पैसे वैसे नहीं थे। आकर दिखाने आए थे जो भी हो सकता है कर दें, लेकिन उसको बहुत सख्त आवश्यकता थी NICU में रखनी थी। तो उसका वेट भी 1 kg से कम ही था। 7 महीने के पहले ही बाबू पैदा हो गया था, कम था। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो मतलब NICU का चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारा हॉस्पिटल रेनबो हॉस्पिटल और हम जितनी भी हो सकता था उसको मोरल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी बन सकता था, आज तक अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते आए हैं और ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। सर, लगातार ये बातें तमाम चलती है कि आज के युग में इलाज कराना सबसे महंगा हो गया है। आपने इस तरह NICU में निःशुल्क इलाज किया, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हम भी बहुत हमारा भी परिवार बहुत गरीबी से गुजरा हुआ है और हम भी बहुत
गरीबी से यहाँ पर ऊपर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने झेला वो चीज़ इस स्तर पर, जिस स्तर पर हम हैं, वहाँ से जितनी भी मदद बन सके, चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी थोड़ी सी हमारी वजह से या किसी की वजह से या फिर रेलवे परिवार की तरफ से कुछ भी हेल्प हो सके, इसमें बस हमें अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, या फिर जो दिक्कत हम झेले हैं वो दिक्कत आने वाली पीढ़ी ना झेले। वलीदपुर मठिया की सर। अभी इस समय कहाँ पे हैं आप? सर हम रेनबो हॉस्पिटल आजमगढ़ में हैं सर। क्या समस्या थी? सर हमारी एक बेटी हुई थी, 7 महीने में 6 दिन कम था। वह हम हॉस्पिटल में, रेनबो हॉस्पिटल में लाए हैं। सर हम बहुत गरीब आदमी हैं, इसलिए कि हम 1-1.5 महीना हो गया यहाँ पे भर्ती हुए। हमारे पास पैसे की आवश्यकता बहुत कम थी। हम जा रहे थे घर, डॉक्टर साहब से बोल के डॉक्टर साहब हम पे दया खा के हमारी बेटी का 1.5 महीने से इलाज कर रहे हैं। निःशुल्क इलाज कर रहे हैं? जी सर। कैसा लग रहा है? आजमगढ़ जनपद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचे, जिससे जिले के राजनीतिक तापमान बढ़ गया। राजनीतिक खेमे में खलबली मच गई। यही नहीं, कई दलों के लोग भी उनके साथ देखे गए, जिससे लग रहा है कि बहुत जल्द आजमगढ़ में दलित वोटों में बड़ी सेंध लग सकती है। वही चंद्रशेखर जिलाधिकारी से मुलाकात कर कुछ बिंदुओं पर बात की। हालांकि इस दौरान पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। माहौल बिगड़ता दिखने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में आला अधिकारियों सहित पुलिस बल भी मौजूद हो गया। शहर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सरकार के कथनी और करने में बहुत फर्क है। इस सरकार में अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि शहर की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। मौजूदा सरकार पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बनने पर अधिकारियों को ठूक किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को सही किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार विरोधियों को ठिकाने पर लगा रही है। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर रावण में, आपको सुनवाते हैं। और आजमगढ़ में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। पिछले 1 महीने में, रात में आया था, मैंने चेक किया तो 40 से ज़्यादा घटनाएं हुई जिस पे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार मैं आया था बांसगांव प्रकरण में, जहां प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई थी, लेकिन मुझे अतरौली बॉर्डर पर रोक दिया गया था उस टोल टैक्स पे, और मुझसे कहा गया कि हम वहाँ न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। आशा और उम्मीद थी कि न्यायोचित कार्रवाई होगी, लेकिन पीड़ित परिवार की जो मांगे जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी कि हम करेंगे, उसमें कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। तो मैं अभी मिल के आया हूँ जिलाधिकारी से और उनसे पूछ के आया हूँ कि वो इस चेयर पे हैं तो क्या जनता का कार्य नहीं होगा क्या। तो उनको इस बात पे खेद है और आशा और उम्मीद है कि अब वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में गरीब आदमी का जो विश्वास है वो सरकार खो चुकी है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने बहुत वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप देंगे, ग्रेजुएशन तक फ्री पढ़ाएंगे, बिजली व्यवस्था ठीक करेंगे, यहाँ जो है कुशासन जो चल रहा है कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, और तमाम वादे किए थे। वो धरातल पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये सरकार जो है झूठे वादों पे टिक रही है और ज़्यादा दिन ये सरकार टिकी नहीं रहेगी। हम आजमगढ़ में एक मजबूत संगठन तैयार करेंगे और आने वाले चुनाव में मजबूत जो है अपनी बात मजबूती से रखेंगे। पीड़ित परिवार की मांग क्या है? पीड़ित परिवार की मांग ये है कि वो जो ग्राम प्रधान थे वो तो अभी यहाँ नहीं रहे हैं। मैंने डीएम साहब से पूछा कि आप ये बताइए, वो मुझसे कह रहे थे कि भाई हम यहाँ जो कार्रवाई तो हुई है। मैंने कहा किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को किसने दिया? और अगर ये बढ़ रही हैं लगातार और आप यहाँ कुर्सियों पे हैं तो आप यहाँ क्यों हैं? आप भी तो जनता के नौकर हैं, तनख्वाह के लिए तो यहाँ तनख्वाह आपको मिलती है। तो मुझे तो तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन आप अपना काम जिम्मेदार से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पीड़ित परिवार की मांग थी कि उन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी जिनके फादर चले गए, और उनका जीवन कैसे यापन होगा जिनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी प्रधानी तो चली गई, लेकिन जो सम्मान भी था दलित समाज का वो भी गया है। उस सम्मान को आप कैसे लौटाएंगे? आज भी पीड़ित परिवार डरा हुआ है, कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो मुझे खेद है कि बड़ी बड़ी बातें हो रही लेकिन काम नहीं हो रहा है, इस दुखद। जातिगत मुद्दों की बात की जाए तो और भी दलित परिवार पे कई उत्पीड़न हुए हैं, उन पर आपकी नज़र कब तक पड़ेगी? और मैंने उन सारियों को लिस्टेड करके मैंने बताया कि वो लगभग 39-40 घटना थी। मैंने वो डीएम साहब के सामने रखी है कि भाई ये बताइए कि अगर आप यहाँ व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं तो ये इन घटनाओं पे काम क्यों नहीं हो रहा है, और अगर काम नहीं हो रहा है तो आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों हैं, कैसे अधिकारी हैं जो आपके नेतृत्व में जो है यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा। और यही बात मैं जो है यहाँ के एसएसपी से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि जब वो क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े बड़े हवाई दावे क्यों करते हैं। और जो बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत
अच्छी हो रही। कानून व्यवस्था के नाम पे जो है राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम जो उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है, वो जो तमाम इनकाउंटर सब चीजें हैं, जो राजनीतिक विरोधी है उनको सरकारी तंत्र से मरवाने का काम कर रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पूर्वांचल में बसपा क्या रणनीति बना रहे हैं आगे? सर पहली बात तो पूर्वांचल भी देश का एक हिस्सा है और बसपा तो करती है, लेकिन भाजपा ज्यादा करती है। यहाँ तो प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि मुझे दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, और उन दलितों के को जो है इस उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का बजट इतना कम कर दिया गया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई है, और अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें SC ST OBC के बच्चे धरना दे रहे हैं कि आरक्षण का जो नियमानुसार पालन नहीं हुआ है। उनके बातों पे ना करने के बजाय जो है सरकार पे एक झूठ है कि वो कहते हैं कि ये लोग तो भेजे गए हैं, विपक्ष के हैं। मेरी जिम्मेदारी यह है कि अब दलितों के साथ साथ बहुजन समाज के पास दो विकल्प, जो अच्छा कार्य करेगा, जो संघर्ष करेगा, उनके मुद्दों पे बात करेगा, उनके लिए लड़ेगा, उनके लिए सड़क से लेके और विधानसभाओं के बाहर जो लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा, लाठियां खाएगा, जेल खाएगा जाएगा, जनता उनके साथ रहेगी। या जो लोग AC में बैठ के सिर्फ उनकी बातें करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके साथ रहेगी। जनता पे चॉइस है। अगर मैं गलत करूंगा तो जनता मेरा साथ नहीं देगी, लेकिन ये जन समर्थन इस बात का गवाह है कि मेरा काम जो है आगे बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ एक मजबूत संगठन का निर्माण करूंगा, वो संगठन जो यहाँ गरीबों की, कमजोरों की, शोषित वंचितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। चुनाव में भी अपनी सफलता? जी, पंचायत चुनाव में ईमानदार और संघर्षशील वो लोग जो संघर्ष करते हैं और समाज में जिनकी पहचान है, भले ही वो गरीब हो, उनको मौका दिया जाएगा और उनको आगे बढ़ने का मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि लोकतंत्र बनाया इसलिए गया था कि गरीब व्यक्ति भी राजनीति कर सके और अपने समाज का भला कर सके। आभार, धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना अरवला की पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में पेट्रोल पंप पर लूट व हत्या करने वाले 2 वांछितों को जहां गिरफ्तार कर किया है और लूट की नकदी, 2 देसी तमंचा, 2 खोखा व 3 जिंदा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। आपको बता दें कि विगत 12 दिसंबर को श्याम फीलिंग के SK भोगेचा थाना पेट्रोल पंप पर 3 बाइक सवार 6 बदमाश कनपट्टी पर पिस्टल तानकर ऑफिस में घुस गए। उनके द्वारा रखे रुपए ले लिए। उसके पश्चात जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे। पुलिस अभियुक्तों की तलाशी कर ही रही थी। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश कौड़ी नहर तिराहा के पास कहीं दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी क्रम में स्वाट टीम की मदद से पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर खड़े 2 व्यक्तियों ने पुलिस को देखते ही गोली चलाकर भागने लगे, परंतु पुलिस फोर्स द्वारा दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में रुद्र प्रताप सिंह उर्फ लकी सिंह, आतिफ शामिल है। आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध दुर्वासा धाम स्थित रीवा सुल्तानपुर में रामलीला का शुभारंभ हुआ। मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव और समाजसेवी वेद प्रकाश पांडे द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव ने रामलीला को प्राचीन परंपरा बताते हुए कहा कि यह मर्यादा, संस्कृति व संस्कार की पाठशाला है। इसका अनुसरण कर समाज में व्याप्त कई सामाजिक बुराइयों का जहां अंत किया जा सकता है, वही भूल रहे मर्यादा, संस्कार व संस्कृति को पुनः स्थापित कर सकते हैं। समाजसेवी वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि संस्कार व संस्कृति को जीवंत रखने के लिए हमारे प्रदेश सरकारें भी लगी हुई हैं। वैसे भी हमारा देश संस्कृतियों और संस्कारों का देश है। इसे जीवंत रखने के लिए सरकारों के साथ हम सभी को भी प्रयास करना चाहिए। रामलीला आयोजक बबलू सिंह ने कहा कि रामलीला पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है। रामलीला देखने से भारतीय संस्कार, संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। आयोजकत्व में 8 दिनों तक चलने वाली रामलीला में प्रथम दिन शिव पार्वती विवाह, नारद मोह, राम विवाह का कलाकारों ने जीवन मंचन किया गया। मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, दीपक तिवारी, अशोक यादव, विपिन तिवारी सहित क्षेत्र के हजारों लोग उपस्थित थे। क्या कुछ कहा बलवंत यादव ने, सुनवाते हैं। इस साल भी हमको आने का अवसर प्राप्त हुआ। जो हमारे बीच इस कमेटी के अध्यक्ष बबलू सिंह जो कोटेदार हैं जिला के, और यहाँ के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश जी, और यहाँ पर तमाम हमारे इस कमेटी के जो भी संरक्षक, आपके बीच कलाकार, हमारे कलाकार भाई, और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे बुजुर्ग, पिता तुल्य, माताएं, बहनें, क्षेत्र के समस्त आए हुए श्रद्धालुगण, सभी का इस सरजमी पे, चित्रा की सरजमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कमेटी के अध्यक्ष बबलू जी का, जो आज मैं जब से प्रमुख हुआ हूं, मैं हर साल जब से यहाँ पर आप लोगों से जुड़ा हूं, हर साल की बात इस साल भी
मुझे यहाँ आने के लिए जो आमंत्रित किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह आगे भी समाज सेवा करते रहें और ये रामलीला कराते रहें। सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग जानते हैं कि रामलीला में क्या होता है। रामलीला एक पहले जो हो चुकी उसी को आपको दोहराते हुए उस नाटक के द्वारा आपको सामने चित्रण किया जाता है कि आप लोग भी अपने से बड़ों का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें। किस तरह से रामलीला आप देखते होंगे, टीवी भी देखे हैं, उसी का खंडन किया जाता है, उसी को दर्शाया जाता है। इस चतरा की सरजमी पर मैं पुनः यहाँ पर आए हुए समस्त क्षेत्रवासियों, जनता जनार्दन, सभी सम्मानित यहाँ पर बड़ बुजुर्ग, माता पिता दोनों, सभी भाई बहनों और कलाकारों, मीडिया बंधु सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बबलू जी का, जो हर साल की बात इस साल भी रामलीला का मंचन जो किया जा रहा है। आप आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील के फरहाबाद मोहल्ले के रहने वाले पेशे से पत्रकार संतोष मिश्रा आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और खुद की जमीन पर स्थानीय भूमाफिया इलियास व उसके परिवार द्वारा कब्जा करने का आरोप लगा शिकायती पत्र सौंपा। पत्रकार संतोष मिश्रा ने मीडिया को बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंग भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट पर आमादा है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उक्त मनबड़ के हौसले बुलंद है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन द्वारा भी बाउंड्री वाल के निर्माण की कोशिश की गई है, लेकिन नतीजा सिर्फ रहा। पीड़ित ने बताया अभी बड़ी बर्दाश्त हो सकती है। क्या कुछ कहा संतोष मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। वर्षों से लगातार मैं अपनी एक ज़मीन की समस्या को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लेकर डीआईजी कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय तक चक्कर काटता हूं। लगातार उस ज़मीन को लेकर के मैं काफ़ी परेशान हूं। ज़मीन पर विपक्षियों द्वारा, मुसलमान परिवार द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी गुहार मैं जिलाधिकारी से लेकर के नीचे तक लगा चुका हूँ, लेकिन कोई निदान नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मौके पर उच्चाधिकारी पहुंचे और उसका निस्तारण करें। अगर मौके पर उच्चाधिकारी नहीं पहुंचेंगे, उसका निस्तारण नहीं करेंगे, तो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि पिता भारतीय जनता पार्टी में लगातार 40 वर्षों से कार्यरत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय प्रदेश में चल रही है। मुखिया का आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की परेशानी लगातार आज 1 वर्ष से हम झेल रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए तो उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी कार्यालय पर जाइए। उप जिलाधिकारी कार्यालय पर जाते हैं तो तहसीलदार के यहाँ भेज देते हैं। तहसीलदार कहते हैं कि मौके पर जाएंगे, निस्तारण करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति मौके पर जाकर निस्तारण करने का प्रयास नहीं कर रहा है। वहाँ ज़बरदस्ती और दबंग मुसलमानों द्वारा एक ब्राह्मण की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा चुका है। मौके की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कभी भी संगीन अपराध वहाँ पर घटित हो सकता है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो एक संगीन अपराध वहाँ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरीश तिवारी मंडल अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम का संचालन संतराम निषाद ने किया। गोष्ठी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आज विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जब वह सत्ता में थे तब किसानों का कितना हित किए, इस बात को सभी लोग जान रहे हैं। विपक्षी दल केवल किसानों को गुमराह कर उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किसान बिल में किसी प्रकार का नुकसान किसानों को नहीं होगा। केवल विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि कन्हैया निषाद ने क्या कुछ कहा। सांसद जी का जो यहाँ पर कार्यक्रम था, एक तो हमारे समाज से निर्विरोध सांसद हुए, तो हमारे समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी लोग मिलके उनका एक हम लोग स्वागत का कार्यक्रम लगाए, उनका स्वागत किया। और इसके बाद जो है हम लोग कृषि बिल के चर्चे पे ये प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है। सर 2022 में चुनाव है सर, कौन सा मुद्दा लेके भाजपा किसानों के बीच आएगी? भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, देश में जो विकास का काम लगातार चल रहा है, वही सब मुद्दे आएंगे। जैसे सड़क, जो 20 साल में जो सड़क का काम नहीं हुआ,
वो सड़क का जाल बिछा के, अब आजमगढ़ अगर देखेंगे तो हेड क्वार्टर हो रहा है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चाहे आप बनारस से ले लीजिए या गोरखपुर से देखिए जोड़ने के लिए, तो एक सारे गाजीपुर से जुड़ रहा है, तो ये एक हब बन गया आजमगढ़। इसी तरह से हर जिले को कनेक्ट किया जा रहा है जाके आपकी दूरियां कम हो जाए। जहां आपका समय 4 घंटा जाता है वो 2 घंटा में बदल जाए, और जो 2 घंटा आपका बचता है वो देश के विकास में आप भी समय लगाइए। बंगाल में सर आपका क्या प्रदर्शन होगा भाजपा की? अभी हम बंगाल में 200 के पार जाने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, आप देखे रहे कि जैसे हम लोग यहाँ बिहार में सारे जो 420 इकट्ठा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, तो हम लोग बिहार में कैसे जीत हासिल किए हैं। हम ये बार बंगाल में 200 के आगे जाके हम अपनी सरकार बनाने। अपनी विभिन्न मांगों के साथ ऑटो रिक्शा चालक संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑटो रिक्शा चालक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने संगठन के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक के नेतृत्व में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याओं से संबंधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने मीडिया को बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 15 साल की परमिट ऑटो चालकों को दी जाती है, जबकि आजमगढ़ में मात्र 10 साल की परमिट ऑटो चालकों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि ऑटो चालकों से रोड टैक्स लिया जाता है, जबकि सड़कों की हालत बेहद ही खराब है, इसलिए जब तक सड़कें ठीक ना हो जाए तब तक टैक्स ना लिया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से भी मांग किया है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑटो चालकों के लिए स्टैंड की व्यवस्था की जाए। क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने, हम आपको सुनवाते हैं। संजोग से दोनों के तत्वाधान में हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों संगठनों की मांग एक रूप में है। एक तो ऑटो रिक्शा चालकों के लिए है कि उनको जो है आजमगढ़ जनपद में और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 15 साल के लिए परमिट दिया गया है, लेकिन आजमगढ़ में 10 साल के लिए दिया गया, जबकि एक तरह से गांवी जिला है, यहाँ 15 साल देना चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ अन्याय है। इसलिए हमें हमारा इच्छा है कि 15 साल के लिए परमिट दिया जाए। और हमारी मांग एक और भी है कि अगर आप रोड ठीक नहीं करते, क्योंकि सरकार बार बार करती है सड़क सुरक्षा, और सड़क की सुरक्षा होती नहीं, सड़कें खराब है, गड्ढा युक्त रहती हैं। अगर सड़क आपकी ठीक नहीं है तो आप वाहन मालिकों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकते। ये हमारा विचार है। और हम लोगों को पूरे नगर में, पूरे जनपद में जगह जगह हमको स्टैंड दिए जाएं। और दूसरा, हमारा जन किसान कल्याण समिति के तत्वाधान में ये सगड़ी तहसील बहुत बड़ी तहसील, आम जनता को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमारी इच्छा है कि परशुरामपुर को प्रस्तावित प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसको वहां तत्काल तहसील बनाया जाए, और महाराजगंज को, ये कप्तानगंज को और सरदाहा बाजार को, ये उनको जो है नगर उपनगर घोषित किया जाए। हमारे भी जो हमारे साथ है ये तहसील बनाओ संघर्ष समिति के जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव जी हैं, ये इस कार्यक्रम में इनकी अहम भूमिका रहती है।